कर दूं बच्चों के ऐसे है कि मेरी क्लास में, अब आप में से मुझे ये बताएं कि आपके बैच में कराची और कोयटा बलूचिस्तान से लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ नमाज थोड़ी सी लेट होती है। ओके हैं, ठीक है। अच्छा, ये कराची और बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ नमाज का टाइम देर से होता है, उनको भी जहन सूटेबल टाइम क्या हाल है जी? रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स, पंजाब में जहां जहां बैठे हैं आप लोग, मसला तो नहीं होगा आपको? ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, वी आर हैविंग 75 पार्टिसिपेंट्स, स्टिल 10 आर मिसिंग। अब उन 10 का क्या करें, 10 भगोड़ू का क्या करें? ये क्यों नहीं टाइम पे आते? ठीक है, डिसिप्लिन हमारा नेशनल डिजास्टर है, लेकिन इस बात को इतना सीरियसली ले लेना कि हर काम में देरी करना, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। अच्छा जनाब, डियर क्लास, डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद नासिर, जस्ट होल्ड ऑन बच्चे, जस्ट होल्ड ऑन। आपके जहन में जो जो सवालात हैं, तमाम सवालात को प्रॉपर तरीके से क्लास के दौरान एड्रेस किया जाएगा, ठीक है? लिहाजा जस्ट होल्ड ऑन यू क्वेश्चंस, जस्ट होल्ड ऑन। एक एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सब्जेक्ट कौन सा है सर? फैजान सुलेमान साहब जो हैं ये क्लास लेने आ गए और इन्हें पता ही नहीं कि मैं किस क्लास में जा रहा हूं, मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूं। वाह फैजान सुलेमान साहिब, क्या कहूं मैं आपको, क्या कहूं मैं आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आज आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी की फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, ठीक है? दो तीन बातें अर्ज कर दूं जनाब। इन द फर्स्ट हाफ द लेक्चर, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आई रिपीट, गौर से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में, लेक्चर के पहले हिस्से में, वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ जनरल साइंस नबी। सिलेबस के बारे में ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। हमने करना है, किन पोर्शंस को आप मेरे साथ करना है और कैसे करना है, और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आप, ये मेरी अगेन ये एक होगी कि आप किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे, आप ओरिएंटेशन को गौर से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जैसे ही ओरिएंटेशन खत्म होगी तो मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा जिसपे आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद लेक्चर के तीसरे हिस्से में आज हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो आज बेसिकली तीन हिस्से हैं। हिस्सा नंबर 1 जो है वो आपका सिलेबस के ऊपर मुश्तमिल है। सो मोराल कैसे आप लोगों का? मैं शेयर कर सकता हूं स्क्रीन में, डिस्कस कर सकता हूं सिलेबस। आई होप मेरे हाल से पार्टिसिपेंट्स भी पूरे हो चुके हैं। Dear students, I'm sharing my screen to you guys, और उसके ऊपर आप लोगों को सीएसएस में के अंदर जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसने जो सिलेबस बनाया, आप के लिए जो रखा है, जिसमें पहला पोर्शन जिक्र है जबकि ये फिजिकल साइंसेस का पोर्शन है, फिजिकल साइंसेस के पोर्शन
स्टूडेंट्स के पोर्शन जो है हिंदी की जो बेस्ट यूनिट है उसको हम सेल के नाम से याद करते हैं। लिहाजा इस एरिया के अंदर हमारा फोकस सेल के ऊपर होगा, सेल की स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, सेल के फंक्शंस के ऊपर होगा। सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, सेल के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये कोशिश होगी कि हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की तरफ जाएं। सेल के जो हैं जो उसके पार्ट एक स्ट्रक्चर को समझें, उनके फंक्शंस को समझें। जैसे आपको नजर आ रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के बारे में मुझे बता दो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दो और राइबोसोम्स के बारे में। उसने तो सिर्फ 3 सेल ऑर्गेनेल हम लिखे, लेकिन हमने सारे 9 से 10 सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। क्यों करने हैं? जो सिलेबस में दे रखे हैं सिर्फ वही क्यों कर रहे हैं भाई? आपके पास्ट पेपर में 10 नंबर क्वेश्चन इस पे आ चुका है, जिसमें एग्जामिनर की डिमांड थी कि जब मुझे सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस कंप्लीटली बताए जाएं, तो लिहाजा इसमें हमने तमाम सेल्स को कवर करना है, इंक्लूडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्लूडिंग द राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस, जो गिवन है। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस में दूसरा टॉपिक हमारे पास है रिगार्डिंग द बायोमोलिक्यूल्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन चीजों का नाम कम से कम जरूर सुन रखा होगा, स्पेशली उन लोगों से मुखातिब हूं जिन लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। काइंडली डोंट मैसेज मी, काइंडली डू नॉट मैसेज मी। मैंने आपसे शुरू में कहा कि लेक्चर की ओरिएंटेशन के दौरान आप मैसेज नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे उसने प्रोटीन्स लिख दिया, यहाँ पे उसने लिपिड्स को लिख दिया, यानी फैट्स को लिख दिया, यहाँ पे उसने कार्बोहाइड्रेट्स को लिख दिया और साथ में एंजाइम्स को लिख दिया। इन चारों चीजों के ऊपर हमारी ब्रीफ डिस्कशन होगी। प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी कमी की वजह से आपको कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, इनके मेजर सोर्सेज क्या हैं, बला 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 बला। इसी तरीके से एंजाइम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंजाइम्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं, इनका आपकी बॉडीज के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। तो लिहाजा यहाँ पे हम लोग 4 चीजें अंडर डिस्कशन रहेंगी: प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंजाइम्स। एक चीज और सुन लें, गौर से सुन लें जरा। इसमें जो प्रोटीन्स, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र है, बायोलॉजिकल साइंसेस में आपको नहीं कराई जाएंगी। ये चीजें मैं आपको फूड साइंसेस के साथ करवाऊंगा, जहां पे हम बैलेंस्ड डाइट के ऊपर बात करेंगे वगैरह वगैरह। हाँ, एंजाइम्स को हम पहले डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो 3 है ये तीनों चीजें आपको फूड साइंसेस के पोर्शन में कराई जाएंगी। इसी तरीके से नंबर 3 पोर्शन पे आ जाओ। नंबर 3 इज प्लांट एंड एनिमल किंगडम। द स्टूडेंट्स, आप में मौजूद के स्टूडेंट्स को पता, आपके पास जो एक वैरायटी मौजूद है प्लांट्स की, आपके पास जो एक वैरायटी मौजूद है एनिमल्स की, आपने उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे, आपने उनकी डिससिमिलैरिटीज की बेस पे तमाम एनिमल्स को, तमाम प्लांट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर रखा है। तो लिहाजा ये जो एरिया है प्लांट किंगडम, इसमें जो है आपकी डिस्टिंक्शंस की बेस पे कैसे आपके प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स या प्लांट्स और एनिमल्स आपके दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पे बात होगी। यहाँ पे एक चीज मेंशन करता है, चलो डियर स्टूडेंट्स, कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम पे स्पेसिफिक लेक्चर नहीं होगा। साथ ही रीजन पता चलो नहीं होगा भाई, उसकी रीजन ये है कि सम काइंड ऑफ बायोलॉजी और पास्ट पेपर्स को अगर आप उठा के देखें, इस पोर्शन को, इस हिस्से को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर जनरल डिस्कशन जरूर करेंगे। जनरल डिस्कशन से भी अगर किसी का पेट ना भरे, किसी को और ज्यादा नॉलेज दरकार हो, तो उसके लिए मैं रीडिंग मटेरियल बताऊंगा कि भाई ये चीज फलां जगह से पढ़ लेना। इसी तरीके से स्टूडेंट नंबर 4 पे आ जाओ। एंड नंबर 4 इज अबाउट
ह्यूमंस, आपके मुतालिक बात है, मेरे मुतालिक बात है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर बात है। यहां पे उसने लिख दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करना है, इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को। यहां पे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, आंख की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि जनाब हम जो हमारे कान है, ह्यूमन ईयर है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस वगैरह को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ओवरऑल ये एरिया जो है आपके मुतालिक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के मुतालिक है, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स को डिस्कस करना है। इसी तरीके से स्विफ्टली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट and that is the common diseases and epidemics. The students, यहाँ पे उसने कुछ के नाम लिखे, उसने मलेरिया का जिक्र किया, जैसे कि उसने हेपेटाइटिस का जिक्र किया, डेंगू का जिक्र किया, पोलियो का जिक्र किया, डायरिया का जिक्र किया। इसके अलावा भी कुछ डिजीजेस हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, जैसे कि बड़ा लेटेस्ट फिनोमेना कोविड-19। लिहाजा यहाँ पे हम ओवरऑल कुछ बीमारियों का जिक्र करेंगे और उस पर फोकस हमारा उनके कॉजेस के ऊपर रहेगा और उनकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के ऊपर रहेगा कि आप इन बीमारियों पे काबू कैसे। और पास में से क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया जनाब, लग रहा है आपका। इसी तरीके से नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाओ। नेक्स्ट इज अबाउट न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड। इतना लिख के उसने छोड़ दिया, यानी पूरे एरिया में तो ये बहुत जनरल चीज है, बहुत आम सी बातें की गई हैं। जैसे कि वो हमें पूछ रहे हैं कि भाई मुझे इन्वायरमेंट बताओ, मुझे इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में बताओ। कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, और इन तमाम कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, इनकी कंपोजिशन कैसे, कौन कौन सी चीजें मिलके ये कंपोनेंट बना रही हैं, और कौन कौन सी चीजें यहाँ मौजूद हैं, और कैसे ये कंपोनेंट्स आपकी अर्थ प्लैनेट के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने में मददगार साबित होते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पे नंबर 1 में डिस्कस होगी। बहुत आसान ये बात है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, नंबर 2 पे चले जाएं, तो यहाँ पे वो हमारे से पूछना चाह रहा है कि जनाब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से मुराद एयर पोल्यूशन है। उसकी टाइप्स पूछेगा, सोर्सेज पूछेगा, इफेक्ट्स पूछेगा, और इसी के अंदर ही छोटी छोटी चीजें डिस्कस होंगी, लाइक ओजोन डिप्लीशन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और ग्लोबल वार्मिंग का जो बहुत बड़ा है इस वक्त, इसके ऊपर लॉन्ग डिस्कशन होनी है इंशाअल्लाह। ये यहाँ पे डिस्कशन होगी। इसके साथ ही 2 इंटरनेशनल ट्रीटी अग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं हमारे सिलेबस में, जैसे कि नजर आ रहा है आपको। एक क्योटो प्रोटोकॉल है, that was designed specifically for global warming, and number 2 the Montreal protocol that was designed
specifically to counter, to deal with the ozone depletion. समझ आ गई बात? दो ट्रीटीज हमने पढ़ना है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन को पढ़ना है, और इसके अलावा हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिस्कशन करनी है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिस्कशन करने के दौरान ही हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, एसिड रेन वगैरह क्या है, ये तमाम चीजें ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक के साथ ही कवर हो जाएंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, another one, the third one is about the water pollution. Again, ये एक मसला है, environmental challenge है, environmental problem है। इसके सोर्सेस की बात करेंगे, इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे, जनाब कैसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्या इम्प्लीकेशंस है और फ्यूचर में क्या चीजें होने जा रही हैं। तमाम की तमाम चीजें हमारे यहाँ पे अंडर डिस्कशन रहेंगी स्टूडेंट्स। तरीके से नेक्स्ट, बोलिएगा, लैंड लिखा और आगे उसके उसने लिख दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। स्टूडेंट्स, पोल्यूशन के ऊपर गौर से सुनिएगा, लैंड पोल्यूशन के ऊपर मैं स्पेसिफिक लेक्चर नहीं दूंगा। उसकी वजह क्या है कि जनाब जब आप एयर पोल्यूशन करेंगे, जनाब आप जब वाटर पोल्यूशन करेंगे, जनाब आप जब सॉलिड करेंगे वगैरह वगैरह, तो उधर ही से आपका पोल्यूशन का टॉपिक होता है। लिहाजा स्पेसिफिकली बात तो नहीं होगी इसके ऊपर, लेकिन ये टॉपिक जो है चंक्स में आराम सुकून हो जाएगा। डिटेल में डिस्कशन होनी है रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट, जिसमें हमने सॉलिड वेस्ट के ऊपर बात करनी है, उसके मैनेजमेंट के ऊपर बात करनी है, और डिस्पोजल टेक्निक की बात नहीं है। टेक्निक्स का नाम हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। हम बात करेंगे इंसिनरेशन की, हम बात करेंगे लैंडफिल्स की, हम बात करेंगे की। ये कुछ टेक्निक्स हैं, अप्रोचेस हैं चालू कर रही है टू डील, टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट इन देयर पर्टिकुलर स्टेट्स। लिहाजा इस एरिया में टोटल पोल्यूशन है और उसके बाद साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। द स्टूडेंट्स, स्विफ्टली मूविंग ऑन, एक चीज और दूसरी जो प्लानिंग टॉपिक है, पॉपुलेशन प्लानिंग भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसका हो जाएगा। ये बात ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा टॉपिक है, जिसको करने के दौरान आपके जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स मौजूद हैं, आप साथ साथ डील होते चले जाएंगे। समझ की बात की जनाब? इसी तरीके से अल्लाह भला करे, दो पोर्शन आपके कंप्लीट हुए। अब लास्ट पोर्शन, दैट इज द फूड साइंसेस। Food sciences. इसके अलावा फूड की क्वालिटी पर बात करेंगे और इसके अलावा फूड डेकोरेशन और इट्स कंट्रोल जो है उस पर बात करेंगे। हम साथ साथ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो फूड अथॉरिटी है वो कैसे काम कर रही है, कितना इफेक्टिवली काम कर रही है वगैरह वगैरह। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि जनाब ये तीन पोर्शन सारे लोग गौर से सुन लें, एनवायरमेंटल साइंस का पोर्शन, बायोलॉजिकल साइंसेस का पोर्शन और फूड साइंसेस का पोर्शन, ये तीनों पोर्शन आपने मेरे साथ करने हैं। इसके अलावा जो आईटी का पोर्शन है, जो फिजिकल साइंसेस का पोर्शन है और जो मैथ्स का पोर्शन है, वो आपको बाकी जो दूसरे रेलेवेंट टीचर हैं वो आपको कराएंगे। अब I'm going to stop this share of screen now. इसलिए मैं आपको टाइम दूं, मैं इससे पहले कि आपको टाइम दूं कि आप मुझे जो है वो क्वेश्चन पूछें, मैं 2-4 कॉमन क्वेश्चंस को पहले से डिस्कस कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा,
जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन में जो पेपर पैटर्न है आपका, उसमें क्या है, मोस्टली चांसेस ये होते हैं, मोस्टली नहीं बल्कि हर साल ऐसे होता है कि जनाब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पार्ट्स में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक हो गया एक बात। अब जब पार्ट्स में आता है तो कभी कभार आपका 5 नंबर पे एक पार्ट मुश्तमिल होगा, कभी कभार 4 नंबर पे मुश्तमिल होगा, यानी ज्यादा चांसेस ये हैं कि इसमें पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे और 4 पार्ट्स होंगे एक क्वेश्चन के, और उसमें 4-4, 5-5 नंबर पे मुश्तमिल एक पार्ट होता है। यानी आपने बड़ा ब्रीफली और टू द पॉइंट आंसर करना होता है। एक बात हो गई। अब सवाल ये है कि जनाब देखें बड़े टॉपिक्स मौजूद है आपके पास। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम पे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का भी बन सकता है वैसे, लेकिन बड़ा टॉपिक है। सेल स्ट्रक्चर मैंने पहले मेंशन किया कि उसके ऊपर 10 नंबर के क्वेश्चन आपका आ चुका है पास्ट पेपर्स में। लिहाजा ऐसे टॉपिक्स जो बड़े टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चांसेस होते हैं कि आपका पेपर जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का आ जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि अक्सर औकात वो बड़े टॉपिक में से चीजें तोड़ के पूछ, सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो आपसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछ ले, सर्कुलेटरी सिस्टम में से 5 नंबर की बन सकता है क्वेश्चन, 4 नंबर की पूछ ले। अच्छा जनाब वो आपसे पूछ ले कि बताओ मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या फंक्शंस हैं, उसके कितने हिस्से होते हैं और वो कैसे डाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट करती है। 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तोड़ के पूछ सकता है। लेकिन जब ओवरऑल पूरा टॉपिक अगर पूछे तो वो 5 नंबर का नहीं बनेगा, वो 10 नंबर का बनेगा। समझ आ गई बात की। एक ये बात होगी, यानी कि ओवरऑल कुल मिला के बात करने का मकसद ये हुआ कि आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ज्यादा चांसेस यही है कि 5 में क्वेश्चन आते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात कि जनाब अब पार्ट्स में, अब देखिएगा पहले ये होता था डियर स्टूडेंट्स, कुछ अर्सा एफपीएससी ने इस चीज को फॉलो किया कि वो जनाब जैसे बायो का पोर्शन है तो एक क्वेश्चन पूरे का पूरा बायो के पोर्शन में से दे दिया, एक क्वेश्चन पूरे का पूरा उसने एनवायरमेंटल साइंस से दे दिया। अब आजकल जरा उसमें भी तब्दीली कर दी। अब क्या करते हैं वो, एक पार्ट दे दिया एनवायरमेंट से, एक पार्ट दे दिया बायो में से, एक पार्ट दे दिया फूड साइंसेस में से, एक पार्ट दे दिया फिजिकल साइंसेस में से। लिहाजा इस चीज को जहन में रखना है आपने कि आप किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, किसी भी वक्त पे नहीं छोड़ सकते। बिलखुसूस वो नहीं छोड़ सकता जिसने वाकई में कोशिश करना है। रिस्की है, रिस्की है, तो रिस्क से बचने के लिए बेहतर है कि आप सारे के सारे पोर्शंस को प्रॉपर वक्त, उनको टाइम, उनको प्रिपरेशन उनकी करें। एक बात ये भी हो गई। अब आता हूं नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों को। बेशुमार आप में से लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी बायो नहीं पढ़ी, जिनको बायो पढ़ते हुए जरा उनकी चीखें निकलती हैं, उन्हें मसला होता है कि बायो बहुत मुश्किल है। हालांकि बायो जरा भी मुश्किल नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं है। बहुत जनरल चीजें वो बायो में पूछ रहा है वो आपसे। हाँ एक बात है दैट इज कि हाँ नाम मुश्किल है, टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं उन स्टूडेंट्स को जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता। तो लिहाजा जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है ऐसे तमाम पार्टिसिपेंट्स से मेरी ये अर्ज है कि आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज को जहन से निकाल देना है कि भाई हम ये नहीं कर सकते। भाई तुम लोग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। मैंने आर्ट्स के बच्चों को बायो में बहुत अच्छा स्कोर करते देखा है, बहुत अच्छा स्कोर करते देखा है। वजह क्या है, वो हिम्मत नहीं हारते, वो हिम्मत नहीं हारते, वो सब्जेक्ट ओवरऑल लेके चलते, नहीं हमें करना है भाई, करेंगे तभी सीएसएस क्वालिफाई होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना, आपने फोकस होके लेक्चर्स पे फोकस करना है और चीजों को तैयार करना है। स्पेशली बायो के पोर्शन में टोटल रट्टा है आपका, याद करनी है आपने, रट्टा लगाना है आपने। इन्वायरमेंटल साइंस में आई होप कि आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। फूड साइंसेस में भी आपको मसला नहीं होता। साइंस का बैकग्राउंड जिन लोगों का नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको बायो में तो बिल्कुल भी मसला नहीं होता। समझ आ गई बात की। लिहाजा ये उनका सेक्शन हो गया। अब आते हैं जी पढ़ना कहां से है। द स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल साइंस का जो पोर्शन है उसके लिए यू कैन 100% रिलाई ऑन द लेक्चर्स। जो बायोलॉजिकल साइंसेस का पोर्शन है उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप जरूर कोई किताब ले लें,
जरूर कोई किताब ले लें। और नोआ पब्लिकेशंस की बड़ी अच्छी किताब है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं समझिएगा कि अच्छा मैं नोआ का टीचर हूं तो शायद इसलिए कह रहा हूँ, भाई नोआ की किताब वाकई में बहुत अच्छी लिखी हुई है, ठीक है, आप उसको कंसिडर करें। आपको किसी और सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, किसी और सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एक ही किताब और ये लेक्चर जो है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जनाब, ये हो गया आपका रीडिंग का मसला। अब आपके पास वक्त है, अब आपने क्वेश्चंस करने, और काइंडली काइंडली कोशिश कीजिएगा कि रेलेवेंट क्वेश्चंस हो, सीरियस क्वेश्चंस हो। ठीक हो गया जनाब? जी जनाब, यू आर ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। The students, you are open for questions now. बुक नेम भाई अनम रहमान साहिबा, नोआ की किताब है। और सारे पोर्शन लिखे हुए हैं, सारे के सारे, फिजिकल साइंसेस का भी है, एनवायरनमेंट का भी है। जनाब किसी का क्वेश्चन नहीं है? सच अच्छे मार्क्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना है? मोहम्मद नासिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे आपका। बच्चे ऐसे है, मोहम्मद नासिर ऐसे है कि जनाब अच्छे मार्क्स के लिए क्या चीजें करनी है? आपने क्वालिटी को इनहांस करना होता है, आपने क्वालिटी को इनहांस करना होता है। और क्वालिटी कैसे इनहांस करनी है ये अब लेक्चर्स चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं साथ वो आपको So, lectures enough हैं. So what about World Times publication for जैसे हिना रफीक? I have no idea about that book. मैंने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं आइडिया कि उस किताब में क्या है, कैसा लिखा हुआ है, मुझे नहीं आइडिया बच्चे। मैं वो बताऊंगा जो मैंने आपको बताई कि अच्छा ये किताब मेरे हाथ से गुजरी है और ये मैं बता सकता हूँ कि हाँ, वैसे को ऑथर भी मैं उस किताब का जो नोआ की है। That means कि अच्छा मसला नहीं। Sir, will we be studying case studies related to Pakistan? No, no. जहां पे जरूरत होगी उधर बात करेंगे, जहां पे जरूरत होगी उधर बात करेंगे, लेकिन केस स्टडीज नहीं है। ये बड़ा स्पेसिफिक पेपर है। और मजे की बात एक और बताऊं डियर स्टूडेंट्स, आप इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। आप 80 स्कोर कर सकते हैं, 70 स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में आराम से, थोड़ी सी एफर्ट करके। परेशान नहीं होना आपने। सर अटेम्प्टिंग पेपर का तरीका बताइएगा। जैसे हम प्रोटीन है तो उसको डेफिनेशन, टाइप, डिफरेंट टाइप, स्ट्रक्चर वगैरह सब लिखा है। जी जी हम डिस्कस करेंगे, ये चीजें डिस्कस करेंगे। इन 2020 क्वेश्चन कैम रिलेटेड टू पाकिस्तान? जी बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। सर 10 नंबर के क्वेश्चन की लेंथ कितनी? अब बच्चे ये देखें, मुशाहिद अली, बच्चे आप लेंथ पे जा रहे हैं, आप लेंथ पे जा रहे हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैंने पहले एक बात अर्ज की आपसे कि अच्छा क्वालिटेटिव होना चाहिए, आपका कंटेंट क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव विल डिस्कस इन दैट, डोंट वरी अबाउट इट। ये लेंथ वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं आपकी स्टूडेंट्स, ये बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं। तो चलें कोई बात नहीं, सुनना पड़ता है। जी डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बायोलॉजिकल साइंसेस। डायग्राम जो बनाता है बायोलॉजिकल साइंसेस में वो ज्यादा मार्क्स गेन करता है। जी जनाब, फूड एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए नोआ की बुक। जी बिल्कुल भाई, मैंने कहा ऑल अराउंड सारे टॉपिक्स के लिए, सारी चीजों के लिए किताब इनफ है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। So you will be teaching biological science, environmental science. जे अनम जुबैरी, मैंने यही अर्ज किया कि मैं यही पोर्शंस पढ़ाऊंगा आपको। सर इफ समवन इज नॉट गुड इन ड्राइंग, सारे बच्चे मैं क्या कहूँ, समवन इज गुड इन ड्राइंग तो भाई जैसे कैसी है बना दो, कोशिश तो अपनी पूरी कर लो। सर लेंथ मैटर नहीं करती आई गेस, क्योंकि ठीक है जी नहीं मैटर करती। अब मेरे ख्याल से इररिलेवेंट किस्म की चीजें आना शुरू हो गई आपकी तरफ से। वेल आई एम होल्डिंग ऑन योर क्वेश्चंस। द स्टूडेंट्स अब स्टॉप क्वेश्चनिंग, स्टॉप क्वेश्चनिंग, लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर्स। जी कराची और कोयटा के स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि आपके यहाँ अजान हो गई है बच्चों या नहीं हुई? अगर आपके यहाँ अजान हो गई है तो फिर मैं नमाज के बाद जो है वो लेक्चर स्टार्ट करूं प्रॉपरली। हो गई है, अच्छा ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। जो स्टूडेंट 6:35 है मेरे पास, 6:35 है मेरे पास। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अगेन एग्जैक्टली एट 6:50, 6:50।
जनाब आज हम इन्वायरमेंटल साइंस शुरू पे आज होगी, नमाज पढ़े और वापस आए जल्दी से जनाब।
हेलो, ओके ग्रेट। मेरी आवाज क्लियर है जी सब तक? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेल डियर पार्टिसिपेंट्स, ब्रेक पे जाने से पहले हमने थोड़ी सी बात की सिलेबस के ऊपर और थोड़ा सा पेपर के क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया, रीडिंग मटेरियल के बारे में बताया। अब जरा हम लोग अपना लेक्चर जो है उसके स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक दो चीजों को जहन में रखना है आपने, एक दो चीजों को बल्कि जहन में क्या रखना है, आपने गौर से सुनना है। देखिए बच्चे, बात इस तरह की है कि मैं तेज बोलता हूँ और ये मेरा खानदानी मसला है। नंबर वन, मैं तेज बोलता हूँ, खानदानी मसला है, और लिहाजा आपने अपने हाथ की स्पीड जो है वो आपने थोड़ी सी तेज रखनी है, ठीक है। और नंबर टू, साथ ही अर्ज कर दूं कि जहां पे आपको ये लगे कि हाँ मैं बहुत पीछे रह रहा हूँ या रह रही हूँ, तो या आपको ये लगे कि जनाब मैं बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे जा रहा हूँ, रॉकेट की स्पीड के साथ, तो आपने मुझे थोड़ा सा रिमाइंडर दे देना है ताकि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लूँ। ठीक हो गया? तो दो बातें अर्ज की हैं, एक आपने लिखना है और दूसरा आपने मुझे बताना है कि भैया आप तेज जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात जो है वो मैं कहूंगा, इसको जो आपके साइंस के बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, बच्चों आप लोगों से, स्पेशली जो कॉमर्स के लोग हैं या बाकी आर्ट्स सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह के लोग हैं, ठीक है बच्चे, आप लोगों से सबसे मैं मुखातिब हूँ इस वक्त, और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपने परेशान नहीं होना जहां पे आपको ये लगे कि मुझे कोई चीज समझ। बाय द वे, वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत सिंपल करके और बहुत आसान करके आपको चीजों को समझाऊं, ताकि आपके जो आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। बाकी याद करने वाली चीजें तो ऑब्वियसली आपने याद ही करनी, लेकिन फिर भी जहां पे आपको लगे कि यार ये चीज मुझे जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से समझ में आई, तो भाई आपने मुझे रोक लेना है, ठीक है, आपने मुझे रोक लेना है और मुझे कहना है कि भाई बताओ, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक हो गया जनाब? सी अर्ज कर दिया मैंने नॉन साइंस के लोगों के साथ। अमीर हमजा मुझे प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जनाब सर विल यू सेंड द स्लाइड्स एट द एंड। भाई अगर मेरे पास कोई स्लाइड्स होती तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता आपसे, ठीक है। मेरे तो इसी तरह हवा में लेक्चर्स होते हैं बच्चे, हाँ, तो लिहाजा कोई स्लाइड व्लाइड ये इस तरह की कोई चीज नहीं है बच्चे। आपने लेक्चर को सुनना है, आपने लेक्चर को लिखना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। और मोराल आपने हाई रखना है, ठीक है, मोराल आपने हाई रखना है, अपने एनर्जी लेवल को हाई रखना है। और इसके साथ ही अर्ज कर दूं कि आपने, अगर मैं कोई चीज बात कर रहा हूं अपनी ना, ठीक है, तो आपने मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करना, बीच में कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं मारना, क्योंकि मेरा वो पूरे का पूरा रिदम जो है वो टूट जाता है, ठीक है। सिर्फ सुनना नहीं है अब्दुल अलीम खान, लिखना है, लिखना भी है, ठीक है। रिदम टूट जाता है और फिर मुझे कम बैक करने में बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो लिहाजा थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपने क्वेश्चन करना भी है तो एक प्रॉपर टाइम देके, टॉपिक खत्म हो गया तो उसके बाद आप क्वेश्चन उस पर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज जो अक्सर स्टूडेंट्स में होती है कि ये कुछ बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लास का एनवायरनमेंट का सस्टेन रहना वो बड़ा जरूरी है, तभी जाके इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है और तभी जाके इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसमें यह है कि जनाब कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि वो बार बार वो क्वेश्चंस उनके जहन में आ रहे हैं। बेसिकली आप टॉपिक्स को आगे बढ़ने दें, आपके जहन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टॉपिक पे उसके साथ ही एड्रेस हो जाते हैं, तो लिहाजा आपने थोड़ा सा रोके रखना है। हाँ, अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर कोई चीज रह जाती है जो प्रॉपर आइडिया आपको समझ नहीं आता, तो यू कैन फ्रीली आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, और उसको इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो क्लियर कराया जाए और आप मेरी क्लास से कंफ्यूज माइंड लेके ना निकलें। मेरी क्लास से कंफ्यूजन के साथ निकलना, कंफ्यूजन के साथ निकलना मुकम्मल तरीके से ममनू है। इस बात को गौर से सुन लें, मुकम्मल तरीके से ममनू है, ठीक हो गया जनाब। कंफ्यूज्ड माइंड और थॉट लेके आपने मेरी क्लास से नहीं जाना, ठीक हो गया जनाब। ये दो तीन बातें अर्ज कर दी। अब आ गए जी लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोल्यूशन फर्स्ट, एंड हमारे सिलेबस में है जी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में हमें बताएं, लेकिन हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पे डायरेक्टली नहीं बढ़ेंगे। पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे पोल्यूशन का, कि पोल्यूशन एक्चुअली है क्या, आप पोल्यूशन किसको कह रहे हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू इट्स टाइप्स, लाइक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है या लैंड पोल्यूशन है, ठीक हो गया जनाब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ
सर इंग्लिश वाले सर ने कहा था कि मैं सिर्फ एक वे में वर्क करता है इधर, क्या मतलब, मैं समझ नहीं आई बात, लिसनिंग और राइटिंग। मुर्शिद अली, मुर्शिद अली, आप मुशाहिद अली, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? था कि माइंड सिर्फ एक वे में वर्क करता है, इधर लिसनिंग और राइटिंग। अब भाई मुशाहिद, मुझे तो नहीं पता इन चीजों का कि माइंड आपका लिसनिंग से काम करता है और राइटिंग में नहीं करता, मुझे तो नहीं पता इन चीजों का। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बच्चे आपने लेक्चर को लिखना है, ठीक है, लिखना है तो फिर लिखना है भाई, ठीक है। खैर स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन, ऊपर लिख लें इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन दुनिया का इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, और इस पॉल्यूशन की वजह से आप इस वक्त दुनिया में बेशुमार माहौलियाती तब्दीलियां देख रहे हैं, और इस पॉल्यूशन की वजह से आपके बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स जो हैं वो इमर्ज हो चुके हैं, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग है, जिनमें क्लाइमेट चेंज है, वगैरह वगैरह। ये बड़े इश्यूज हैं जिस वक्त, जिनके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी बात हो रही है, और इन तमाम इश्यूज का जो रूट कॉज है, दैट इज द पॉल्यूशन, दैट इज द पॉल्यूशन। सबसे पहले आपकी पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है, और फिर यही पॉल्यूशन एक चेन रिएक्शन की शक्ल में बाकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को प्रोड्यूस कर रही है। लिहाजा सबसे बड़ा मसला इस वक्त पॉल्यूशन ही है। जो स्टूडेंट्स, अब ये पॉल्यूशन है क्या? जो स्टूडेंट्स, रेफर करूंगा टुवर्ड्स एन इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, वेल रिनाउंड साइंटिस्ट है तिवारी। मैं ये कोशिश करता हूं चैट बॉक्स में लिखने की। तिवारी इज वेल रिनाउंड इंडियन साइंटिस्ट, तिवारी। अब ये तिवारी साहब जो है पॉल्यूशन के बारे में क्या अर्ज करते हैं, वो फरमाते हैं कि जनाब, पॉल्यूशन इज अबाउट द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी। क्या बात कर दी इसने जनाब? अच्छा, पॉल्यूशन इज समथिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी। अच्छा, सब्सटेंसेस एमिट हो रहे हैं कहीं से रिलीज हो रहे हैं, या एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज हो रही है कहीं से। लेकिन यहां पे उसने कंडीशनल कर दिया इस चीज को, आगे साथ ही लिखेंगे इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स। अभी ये लिख लें, बाद में समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स, यानी पूरी बात मैंने क्या कही कि द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स as the waste products of human activities। human activities को जरा कैपिटल करके लिखें, क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला है, यही हर चीज की बुनियाद है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि जनाब, पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स एज वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। भाई इनसे क्या हो रहा है फिर आगे, इनसे क्या हो रहा है? बेसिकली दीज ह्यूमन एक्टिविटीज, या ये जो रिलीज है सब्सटेंसेस का और एनर्जी का एज वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से देयर आर चेंजेस इन द नेचुरल सेटिंग ऑफ द एनवायरमेंट। ये लिख लें, ये भी सही है, या यूं भी लिख सकते हैं कि जनाब, विच रिजल्ट्स इन चेंजेस विदिन द नेचुरल एनवायरमेंट, विदिन द नेचुरल एनवायरमेंट। यानी कि ओवरऑल हमें अभी तक ये समझ में आया कि पॉल्यूशन इज समथिंग लाइक रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी, और साथ हमने ये कह दिया कि जनाब, इट इज समथिंग इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स। अब इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, क्या इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को छोड़ने पे तैयार है?
या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या हम लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन को के ऊपर कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं? नहीं हो सकते। क्या हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, क्या हम उनको बंद करने का सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। क्या हम अपने एनर्जी नीड के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर देखें, अब यही चीजें तो पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, यही फैक्ट्रीज, यही इंडस्ट्रीज, यही ट्रांसपोर्टेशन, यही एनर्जी सेक्टर तो पोल्यूशन कॉज करता है। आज जिनको आप बंद नहीं कर सकते, अगर बंद नहीं कर सकते तो दैट मीन्स देयर वुड बी अ मैसिव इन द शेप ऑफ पोल्यूशन। तो ग्लोबल ने क्या किया? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को जब रियलाइज किया कि भाई जनाब इस पोल्यूशन को काउंटर करने की जरूरत है, तो फिर तमाम इंडस्ट्रीज को, तमाम फैक्ट्रीज को, तमाम मेजर सेक्टर्स को नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर स्टैंडर्ड्स मुहैया कर दिए गए। स्टैंडर्ड्स मुहैया कर दिए गए मतलब क्या? भाई ये जो नाम है, ये बच्चा है वकार हुसैन, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। वकार हुसैन सपोज कोई फैक्ट्री चला रहा है, इंडस्ट्री है इसकी, वकार हुसैन को गवर्नमेंट करे कि उसको लिमिट्स अपनी इंडस्ट्री से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यही ग्लोबल कम्युनिटी ने किया कि तमाम जो आपके इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज थी उनको लिमिट्स प्रोवाइड कर दी। तो तिवारी ये कह रहा है कि अगर आपने लिमिट्स को एक्सीड कर लिया, आपने वायलेशन कर दी प्रोवाइडेड लिमिट्स की, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज पोल्यूशन। दैट मींस वी फाउंड अ मिडल वे कि जहां पे आप अपनी लाइफ को भी सस्टेन करके और इन्वायरमेंटल डिग्रेडिंग को भी कंट्रोल कर सके। समझ में आई कि नहीं आई? स्टूडेंट्स, बात समझ में आई कि नहीं? ये मैंने वीडियो ऑन की है, अगर तो बात समझ में ये आई हमारे कि जनाब पोल्यूशन इज समथिंग कि जिसकी वजह से विद इन एनवायरमेंट काफी ज्यादा चेंजेस आती हैं। दैट मींस कि अच्छा, पोल्यूशन इज समथिंग लाइक हमारे लिए नुकसानदेह चीज है। ये किसने कहा? तिवारी ने कहा। अब इसी तरीके से दो और बंदे आए और अगेन इंडियन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपना ओबेरॉय एंड सक्सेना, सक्सेना एंड ओबेरॉय। बच्चा अगर लिख सके सक्सेना एंड ओबेरॉय के स्पेलिंग, दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी। सक्सेना एंड ओबेरॉय। अब सक्सेना एंड ओबेरॉय क्या कहते हैं? है नाम का कि सॉलिड वेस्ट के जरिए से हम पोल्यूशन ये मैं कहने की कोशिश, थोड़ा सा सब्र कर, थोड़ा सा सब्र कर। अच्छा, अब सक्सेना एंड ओबेरॉय पे आ जाए, ये क्या कहते हैं पोल्यूशन को लेके? सक्सेना एंड ओबेरॉय आते हैं कि जनाब पोल्यूशन इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज और अल्टरेशन। पोल्यूशन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज और अल्टरेशन in the major components of environment। तो ये कहते हैं इसने बना दिया किसको? environmental components को। जैसे कि atmosphere is an environmental component, hydrosphere is an environmental component,
pollution, living beings, including the human beings. उस्मान नईम, बच्चे रुक जाओ आप, और आयशा अकरम जी रिपीट द डेफिनेशन प्लीज। ओके, मैं रिपीट करता हूं। मैंने अर्ज किया कि सक्सेना फरमाते हैं जनाब, विदाउट द डायरेक्ट और indirect change in direct or indirect in the major components of environment, which results in the harmful implications on the living beings, यानी ऊपर वाले ने कहा था कि ओवरऑल इन्वायरमेंट नुकसानदेह है, हमारे जो लिविंग बींग्स है, द ह्यूमन बींग्स, द प्लांट्स, द एनिमल्स, इन तमाम के लिए जो है वो आपकी पॉल्यूशन नुकसानदेह है। So again it is proved that pollution is something very dangerous to us. Protection Act, according to the Environmental Protection Act of 1986, international है, Environmental Protection Act of 1986, ये एक्ट क्या फरमाता है पोल्यूशन को लेके? स्टूडेंट्स, इस एक्ट के मुताबिक pollution means the presence of any substance. ऊपर भी बात की थी substance की, ये भी वही बात कर रहा है, the presence of substance की, लेकिन इन्होंने थोड़ी चीजें ऐड की। क्या ऐड किया इन्होंने? ये कहा, इस एक्ट में कहा गया कि जनाब ये जो substances हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ये गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं कि pollution means the presence of any substance, and the substances can be the solids, liquids or gaseous, और agents। दो चीजें और एक और ऐड कर दिया, एक तो कहा कि substances है, दूसरा एजेंट। एजेंट से मुराद यहाँ पे कोई ऐसा या रॉक एजेंट नहीं है, कुलभूषण यादव नहीं है, एजेंट से मुराद है यहाँ नॉइज एंड हीट, सेक्स में व्यवहार हो सकता है। तो क्या कहता है कि पोल्यूशन मीन्स ऑफ और एजेंट इन द एनवायरनमेंट, प्रेजेंस का है एनवायरनमेंट में, ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, वाटर में भी, हर